Hey everybody, welcome to Geography Core, and in this short video we are going to quickly know about the important question answers of the chapter secondary activities of class 12 geography. So without any further ado, let us get into it. The very first question is what is manufacturing? So मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी रॉ मटेरियल से एक यूज़फुल प्रोडक्ट बना देना। एंड ये जो प्रोसेस था एक रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। ओके, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ऑफ मैन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स अ फुल एरे ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट्स टू मोल्डिंग आयरन एंड स्टील and stamping out plastic toys to assembling delicate computer components or space vehicles, which means मैन्युफैक्चरिंग जो है एक वाइड रेंज है, जहाँ पर ऐसा नहीं हम किसी एक छोटे से ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे या हम किसी बड़े ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हर चीज़ आती है, छोटी सी छोटी चीज़ मैन्युफैक्चर करी जाती है एंड बड़े से बड़े जो कंपोनेंट्स होते हैं, व्हीकल्स के पार्ट्स होते हैं, उनको भी मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग जो है एक वाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें हम छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं। Okay, then the next question is differentiate between primary and secondary activities, which is very much easy. हम पिछले चैप्टर में प्राइमरी एक्टिविटीज़ पढ़ चुके हैं, राइट? एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल, राइट? तो लेट अस सी द आंसर। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, मैन ऑब्टेन्स प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, नेचर से ही डायरेक्टली हम चीज़ें ऑब्टेन कर रहे हैं फॉर आवर सर्वाइवल। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे दैट इंक्लूड गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर। वहीं पर सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर जो इंसान है वो एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में बदलाव लाता है, जो रॉ मटेरियल है उसको चेंज कर देता है, उस रॉ मटेरियल में एक वैल्यू ऐड कर देता है। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय सेकेंडरी एक्टिविटी। दीज इंक्रीज द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी रॉ मटेरियल है जिसको हमने एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है एंड उसके यूजेस भी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक रॉ मटेरियल है दैट इज आयरन ओर। ठीक है, अब आयरन ओर को जब हमने आयरन और स्टील में कन्वर्ट कर दिया तो उसके यूजेस बढ़ गए, तो हम उसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आयरन ओर का यूज़ हर जगह नहीं किया जा सकता या उसके बहुत ही लिमिटेड यूज़ है, राइट? तो वही मतलब है कि एक रॉ मटेरियल की फॉर्म में बदलाव लाना ताकि उसकी वैल्यू बढ़ जाए एंड उसके यूजेस भी बढ़ जाते हैं। ओके, एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज इज कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ओके, so this is how you can differentiate between primary and secondary. Then the next question is what is the smallest unit of manufacturing? तो आंसर हो जाएगा कॉटेज या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्री। ओके, जो कि सबसे छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। Next question says give one example of large scale industry. So the answer is iron and steel. Then which industry is called basic industry? तो इसका आंसर भी होगा आयरन एंड स्टील, क्योंकि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो बाकी की हर एक इंडस्ट्री के लिए बेस प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एडवांस्ड स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन? तो मैकेनाइजेशन का एक एडवांस्ड फॉर्म है दैट इज़ ऑटोमेशन, जहाँ पर हर चीज़ जो है ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा होती है, कंप्यूटराइज्ड होती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिडर्ड अ बेसिक इंडस्ट्री? बहुत ही सिंपल सा आंसर है। देखो, ये जो इंडस्ट्री है हर एक इंडस्ट्री के लिए बेस प्रोवाइड करती है। कैसे करती है? देखो, कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो वहाँ पर मशीन्स का यूज़ होता है ना? एंड ये जो मशीन्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं? वो भी कहीं पर बनाई जा रही हैं। वो कहाँ पर बन रही हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। ठीक है, सो दैट इज़ वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है हर एक इंडस्ट्री के लिए बेस प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि वो जितने भी मशीन्स यूज़ करे जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में वो बने तो आयरन एंड स्टील के ही हैं, है ना? जब तक वो मशीन्स नहीं होंगी तो बाकी के इंडस्ट्रीज फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई हर एक इंडस्ट्री को बेस प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एंड तभी हम इसको एक बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं। So the answer will go like iron and steel provides the base for all other industries, so it is called a basic industry and it is used to make everything from sewing needles to rail sheets, tubes, wires, machines etc. हर एक चीज़ बनाने के लिए आयरन स्टील का यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे कीलो से लेकर बड़े बड़े हैवी मशीन्स भी बनते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज, गिव एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल देना है कि कैसे एक नेचुरल
रिसोर्स में वैल्यू ऐड करी जाती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के द्वारा। ओके, सो द आंसर इज सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू मोर यूजेबल प्रोडक्ट। एक रॉ मटेरियल को जो है एक यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, वैल्यू ऐड करती हैं। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम द फार्म, फॉरेस्ट, माइन एंड द सी आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल। सो नंबर फर्स्ट इज कॉटन इन द बोल हैज़ लिटिल यूज बट आफ्टर इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू yarn इट बिकम्स मोर यूजफुल एंड वैल्यूएबल। देखो, जब बोल के अंदर कॉटन होता है तो उसके बहुत ही कम, रेयर ही यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसको धागे में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसके मल्टीपल यूज़ होते हैं। एंड जब वो धागा बन जाती है, रुई को जब धागा में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो एक यूज़फुल प्रोडक्ट हो जाता है, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। ओके, वन अनदर एग्जाम्पल इज आयरन ओर्स डायरेक्टली फ्रॉम द माइन इज़ प्रैक्टिकली यूजलेस। जब हम माइन से आयरन ओर को निकालते हैं तो उसके कोई यूज़ होते ही नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं होता है जिसको हम किसी भी तरह से यूज़ कर सकें। लेकिन जैसे ही उसको स्टील में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एंड अब ये जो स्टील है इसको हम कई सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट आफ्टर बीइंग मेड इनटू स्टील गेट्स इट्स वैल्यू एंड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी वैल्यूएबल मशीन्स। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सप्लेन। आपके पास में कुछ भी एग्जाम्पल हो, यू कैन राइट एनी। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल से आपको बस एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। तो एकदम क्लियरली आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है 5-6 पॉइंट्स, यू हैव टू मेंशन ईच ऑफ देम एंड बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जस्ट राइट दोज 4 to 5 पॉइंट्स। ठीक है, सो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी। काफ़ी हैवी कॉम्प्लिकेटेड से मशीन्स का यूज़ होता है। ठीक है, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विद लेस एफर्ट्स। तो एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होता है, जो लेबर होते हैं उनका भी डिवीजन होता है कि एक बंदा एक काम करेगा, एक बंदा एक काम करेगा। इससे क्या होता है, जब एक ही इंसान बार बार सेम काम करता है तो एफर्ट भी कम लगता है एंड ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड डिवीजन ऑफ लेबर। उसके अलावा होता है वास्ट कैपिटल। अब हम किसी इंडस्ट्री, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश करेंगे तो कैपिटल तो चाहिए, राइट। एंड ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, इनको लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ओन करती, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो ओन करती हैं। ओके, अदर देन दैट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी इज़ रिक्वायर्ड। एक हाई लेवल मैनेजमेंट भी रिक्वायर्ड होता है फॉर सच इंडस्ट्रीज, फॉर सच मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच यू कैन मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है यानी कि बड़े पैमाने पे है ना। तो इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हर चीज़ एक लार्ज लेवल पर चाहिए रहती है, एक ह्यूज लेवल पे चाहिए रहती है। लेट्स सी द आंसर। सो दिस मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स अ ह्यूज मार्केट, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। है ना, हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, स्पेशलाइज्ड वर्कर चाहिए जिनको पता हो काम क्या करना है ना, जिन्हें काम करना आता हो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप्ड इन द लास्ट 200 ईयर। ठीक है, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत मिल जाती है। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ यूज़ पावर ड्रिवन हैवी मशीन्स। तो बड़े बड़े मशीन्स का यूज़ किया जाता है। दीज इंडस्ट्रीज़ फॉर्म द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज़। तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनका जो बेस है, उनका जो आधार है वो ये इंडस्ट्रीज़ ही हैं। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ एंड धीरे धीरे करके जो है उनकी इकोनॉमीज़ भी डेवलप हुई एंड एज अ रिज़ल्ट वो नेशंस आज डेवलप्ड नेशंस हैं। तो उनका बेस क्या है उनके डेवलपमेंट का, दीज आर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर अ बिगर मार्केट। अब बहुत सारे बल्क में चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है ताकि उनको ह्यूज मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया जा सके फॉर अ सेल। ओके, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। तो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज एक ही बात है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पे बहुत ही कम चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है एंड यूजुअली अपने यूज़ के लिए या आसपास के कुछ लोगों के लिए जो है यहाँ पर चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, so it is the smallest manufacturing unit. They use simple tools. The scale of operation is small. अब हम कोई 2-4 चीज़ें बना रहे हैं उसके लिए हम बहुत हैवी मशीन्स तो लगा नहीं देंगे, है ना। बहुत सिंपल से जो टूल्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं एंड बहुत ही कम चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। द क्राफ्ट्स पर्सन और आर्टिसंस प्रोड्यूस एवरीडे गुड्स इन देयर होम्स
विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। तो जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं, यानी कि वो लोग जिन्हें कोई चीज़ बनाने की स्किल आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गांव वगैरह में हमने देखा है कुछ लोग बास्केट्स बनाते हैं, है ना, कुछ लोग हैंड फैंस बनाते हैं, तो ये क्राफ्ट्स पर्सन ही तो हैं, उन्हें बनाना आता है तो वो बना रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एवरीडे जो गुड्स होते हैं उनको बनाते हैं अपने घरों में ही, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, अपने घर वालों की हेल्प ले लेते हैं। दीज गुड्स आर लोकली मार्केटेड एज फिनिश्ड गुड्स। तो इन प्रोडक्ट्स को जो है लोकली ही सेल कर दिया जाता है, लोकल मार्केट्स में भेज दिया जाता है टू सेल, थोड़ा बहुत पैसे इनको मिल जाते हैं। एग्जाम्पल्स कैन बी फूड स्टफ्स, फैब्रिक्स, मैट्स, टूल्स, फर्नीचर, पॉटरी एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर की बात करें, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन करी जाती है, मैनेज करी जाते हैं, जो कुछ लोग होते हैं उनके ही द्वारा। जैसे मान लीजिए मेरी एक इंडस्ट्री है, उसको मैं ही ओन कर रही हूँ, उसमें किसी और का लेना देना नहीं है, ठीक है, तो वो एक प्राइवेट इंडस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। मैनी इंडस्ट्रीज रन बाय कैपिटलिस्ट लाइक बिरला, टाटा आर अंडर प्राइवेट सेक्टर। तो जो टाटा, बिरला, इनकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आती हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर रन्स अंडर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एज इन जापान एंड यूएसए। तो जापान और यूएसए की बात करें, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है इस प्राइवेट सेक्टर में, ओके। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर, तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक कम्युनिटी के द्वारा ओन करी जाती है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ओन करी जाती हैं, सरकार उनको ओन करती है, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज पब्लिक सेक्टर, ठीक है। स्कूल्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज आर पब्लिक सेक्टर। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट इज अंडर पब्लिक सेक्टर, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डिस्टिंग्विश बिटवीन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, विच इज़ वेरी मच ईजी, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो है हम हैवी मशीन्स का यूज़ करते हैं, वहीं पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर स्मॉल पावर ड्रिवन मशीन्स आर यूज, ठीक है। यहाँ पर उतनी ज़्यादा हैवी मशीन्स का नहीं यूज़ होता है, या फिर वी कैन से ऐसी मशीन्स का यूज़ किया जाता है जो कम पावर यूज़ करती हैं। देन लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो है कैपिटल भी यूज लगता है, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी हम इंडस्ट्री को मैनेज कर रहे हैं तो कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। वहीं पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एक छोटा अमाउंट लगता है ऑफ कैपिटल, ओके। The large scale industries form the basis of development in developed countries, and जो small scale industries हैं वो employment provide करती हैं in the developing nations. So these can be the difference between large and small scale industry. Next question is, what are the different factors influencing industrial location? तो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं ध्यान में रखने पड़ते हैं, या कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को, ठीक है। सो इसका एक इलेबोरेट सा आंसर आप लिख सकते हैं इन योर आंसर शीट। डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर लॉन्ग में आता है तो आप जो ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है, इन्हीं को आपको एक्सप्लेन कर देना है एंड आपका जो आंसर है वो बन जाएगा। सो हेयर आई हैव जस्ट मैंशन द पॉइंट्स, आपको ये पॉइंट्स पता होंगे तो आप यू कैन मेक द आंसर इन डिटेल, राइट। पॉइंट्स आप ध्यान रखिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो एक्सेस टू मार्केट, किसी भी इंडस्ट्री को मार्केट तो चाहिए, वो प्रोडक्ट बना क्यों रही है, मार्केट तक पहुंचा सके इसीलिए, है ना, तो ये ध्यान रखा जाता है कि मार्केट का एक्सेस हो ईजिली। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज एक्सेस टू रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल तो चाहिए, कोई प्रोडक्ट बनाओगे कैसे, पहले रॉ मटेरियल तो चाहिए, राइट। देन द थर्ड वन विल बी एक्सेस टू लेबर सप्लाई। किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने से पहले ये भी देखा जाता है कि भाई लोग तो हों काम करने के लिए, है ना, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फिर आता है एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होगी किसी लोकेशन पे तो वहाँ पर इंडस्ट्री का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज हम रॉ मटेरियल को अगर हम ला रहे हैं कहीं से तो आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से, उसी तरह से हम फिनिश्ड प्रोडक्ट को भी जब एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन की मदद से जाएगा। सो दिस इज़ वन वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड देन कम्स द एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ का मतलब ये हो जाता है कोई एक बहुत ही हैवी इंडस्ट्री है, कोई बहुत ह्यूज इंडस्ट्री है जिसका बहुत ही ज़्यादा नाम है, या हम कह सकते हैं एक लीडिंग इंडस्ट्री है, तो अगर उसके आसपास हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे तो हमें भी फ़ायदा होता है, एंड इसी बेनिफिट को बोला जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़, ठीक है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पर टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एंड ये एक लेटेस्ट जनरेशन है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का, ओके। सो द आंसर विल गो लाइक हाई टेक्नोलॉजी और सिंपली हाई टेक इज़ द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़,
ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स लीडिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एन एडवांस्ड साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैरेक्टर, यानी कि जब हम बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रिसर्च करते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, है ना, उसको डेवलप करते हैं, उससे क्या होता है, एक जो हम प्रोडक्ट बना के तैयार करेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा, साइंटिफिक कैरेक्टर का होगा, ठीक है। उसमें जो टेक्नोलॉजी होगी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म की होगी। हाईटेक इंडस्ट्रीज विच आर रीजनली कंसंट्रेटेड, सेल्फ सस्टेन्ड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड आर कॉल्ड टेक्नोपोलीज। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो किसी रीजन में कंसंट्रेटेड है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सेल्फ सस्टेन्ड हैं, अपना जो जितना भी चीज़ें हैं, काम है, वो खुद कर पा रही हैं, सेल्फ सस्टेन्ड हैं एंड हाईली स्पेशलाइज्ड हैं, तो उनको कलेक्टिवली बोला जाता है टेक्नोपोलीज। ओके, द सिलिकॉन वैली नियर सैन फ्रांसिस्को एंड सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सिएटल are examples of technopolis. Okay, so these are the two examples which are given in your book itself, so you can mention them. Next question is explain the three subsectors of cotton textile industry. ठीक है, तो 3 सब सेक्टर कौन कौन से हैं? हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल सेक्टर। उन्हीं तीनों को आपको डिफाइन करना है। ओके, सो हैंडलूम सेक्टर इज लेबर इंटेंसिव एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू सेमी स्किल्ड वर्कर्स. It requires a small capital investment. It involves spinning, weaving and finishing of the fabric. हैंडलूम सेक्टर है, यानी कि हम समझ सकते हैं हैंड्स का यूज़ ज़्यादा होता है, यानी कि लेबर वर्क होता है, स्पिनिंग, वीविंग एंड फैब्रिक को फिनिश करने का काम किया जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है सेमी स्किल्ड वर्कर्स को भी मिल जाती है, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की या हमें कोई टेक्निक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, एंड यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है। द पावरलूम सेक्टर इंट्रोड्यूसेस मशीन एंड बिकम्स लेस लेबर इंटेंसिव एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज। अब क्योंकि मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट है तो जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होता है। ओके, देन मिल सेक्टर इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव एंड प्रोड्यूसेस फाइन क्लोथ्स इन बल्क। जो मिल सेक्टर है वो हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है एंड यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो फैब्रिक्स बनते हैं, जो क्लोथ्स बनते हैं, वो बल्क में बनते हैं। ओके, now India, China, USA, Pakistan, Uzbekistan, Egypt प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स रॉ कॉटन। ये कंट्रीज मिलके दुनिया का आधे से भी ज़्यादा रॉ कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। यूरोप अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन इम्पोर्ट। तो यूरोप में आधे से ज़्यादा कॉटन का इम्पोर्ट होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस दे रखे हैं इंडस्ट्रीज के, वो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के क्लासिफिकेशन में कौन कौन से इंडस्ट्रीज आते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट सा नोट बना दिया है। इन्हीं में अगर आपको किसी भी एक इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करने को आता है तो आपको हर एक के बारे में डिटेल में भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी द आंसर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, किस मटेरियल को वो यूज़ कर रही हैं। ठीक है, एंड तीसरा क्लासिफिकेशन है प्रोडक्ट के बेसिस पे कि उन्होंने क्या प्रोडक्ट बनाया, आउटपुट क्या दिया। ठीक है, एंड द फोर्थ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो साइज के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है एज कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, small scale industries and large scale industries. Then on the basis of raw materials, these are agro based, mineral based, chemical based, forest based and animal based. ठीक है, on the basis of output, these are basic industries and consumer goods industry. बेसिक में कौन सी आ जाती है? आयरन एंड स्टील वाली। कंज्यूमर में हमारे पास में मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं जो कंज्यूमर को ही डायरेक्टली प्रोडक्ट देते हैं, तो उनको हम कह देते हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी हैव पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो कुछ इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑन डिफरेंट बेसिस। ओके, and yes, that is it for the video. यहाँ पर we have practiced multiple questions related to the chapter and I hope you find it helpful. Thank you so much for watching. Do like the video and subscribe to my channel. रुक जाना नहीं।